लेकिन आज एबी स्टार न्यूज के साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वो मेहमान उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम श्लोक कुमार है। आपको बता दें कि ये बिहार पटना से हैं और 2014 के आईपीएस कैडर से भी हैं और वहीं इन्होंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स में। सर स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो जब हम एक आईपीएस ऑफिसर को देखते हैं तो आईपीएस ऑफिसर से सिर्फ यही पहले पूछने का मन करता है कि कितना एक डेडिकेशन लेवल रहा होगा, क्योंकि आपके पिताजी भी आईएएस ऑफिसर रहे थे। तो आपसे हमारे दर्शक जो है ये जानना चाहेंगे कि आपका डेडिकेशन लेवल किस लेवल पर था, जहां पर आपने बीटेक के बाद यूपीएससी क्लियर किया और उसके बाद फिर आप इतने अच्छे जो है आईपीएस ऑफिसर बने। देखिए, यूपीएससी एग्जाम निकालने के लिए आपको बहुत ही डेडिकेटेड और पूरे मनोयोग से लगना पड़ता है और इसमें एक ही बात नहीं, आपकी और पर्सनालिटी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, चीजों को पढ़ता जा रहा है। डेडिकेशन बहुत ही सही है और पूरे लोगों को लगना पड़ता है एग्जाम। जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता देंगे, सर ने कहा कि उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होगा। पूरी बात का जो मतलब था कि शॉर्टकट नहीं होगा, आपको मेहनत तो है जरूर करनी पड़ेगी। तो सर आपने जब बीटेक की, उसके बाद जब आप यूपीएससी क्लियर करके ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो एक इंजीनियरिंग के लिए एक इंजीनियर के लिए जब वो जाता है ट्रेनिंग करने, तो क्या एक चैलेंजेस होते हैं सर ट्रेनिंग में, तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखिए, कोई भी अगर नॉर्मल सिविलियन लाइफ से पुलिस की लाइफ करता है तो उसके लिए बहुत से चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि एकदम लाइफस्टाइल, आपके रिक्वायरमेंट्स, आपको जिस तरीके का काम करना है वो बहुत बदल जाता है। और पब्लिक डीलिंग में क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे रहते हैं तो आपको अपने व्यवहार में भी बहुत तरीके का परिवर्तन, बहुत फिजिकली एंड मेंटली ये एक चैलेंज रहता है, जिसको कि जो लोग जितने अच्छे से अपने आप को ढाल पाए वो फिजिकली एंड मेंटली वही सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपसे चाहे रिग्रेस आपकी ट्रेनिंग हो या फिर ऑन फील्ड जब आप आते हैं तो आपका वर्किंग हो, दोनों में बहुत ही ये टास्किंग रहता है। जो भी है अपने आप को होल्ड कर लेता है वो सक्सेसफुल रहता है। जी, बिल्कुल सही बात की। सर अभी आप रायबरेली में तैनात थे, इससे पहले आप हमीरपुर में तैनात थे, हमीरपुर से पहले आप गाजियाबाद में तैनात थे। तो सर जैसे कि आपको पता है रायबरेली एक जो है वीआईपी सीट मानी जाती है, क्योंकि सोनिया गांधी वहां से सांसद है। तो सर क्या एक फर्क लगता है टीम वर्क में? अगर आप रायबरेली में हैं तो वहां की टीम वर्क कैसी है, और जब आप गाजियाबाद में थे वहां का टीम वर्क कैसा लगा? और अगर हम कंपैरिजन करें जहां जहां भी आपकी पोस्टिंग हुई है, तो सर कितना एक फर्क लगता है आपको टीम वर्क में? देखिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की पुलिसिंग वहाँ के लोकल सोशल एंड इकोनॉमिक जो वहाँ के एस्पेक्ट्स रहते हैं उसके हिसाब से रहती है। गाजियाबाद से महानगर में फास्ट क्राइम्स हैं और वहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा रहती है और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ अगर देखें तो ये सेमी अर्बन टाइप डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि आपको एरिया भी काफी मिलेंगे। जैसा आपने कहा कि टीम वर्क के ज्यादा जरूरी है। आपकी टीम रहती है, अगर आप टीम तो आप हर जगह आपको कोई समस्या नहीं आएगी। टीम वर्कर नहीं है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने साथी अधिकारियों को साथ लेकर उनका इनपुट देते नहीं तो आप हर जगह समस्या में रहेंगे। तो सर बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, जब आप एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, दूसरे जिले में जाते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या होती है? क्योंकि आप एक जगह जाके देखते हैं, उस चीज का निरीक्षण करते हैं, वो एक पहली चीज जो है दर्शक बहुत जानना चाहते हैं सर इस बारे में। पहली चीज होती है पब्लिक से करना। अगर आप वहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को लगता है कि उनकी सुनवाई यहाँ रही है, पक्ष उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी मदद की जाएगी, ये एक ऑफिसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। पब्लिक ट्रस्ट वो गेन कर सके। तो यदि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाने पर सबसे पहला पॉइंट है पब्लिक से समस्याएं सुनना, उनकी बात सुनना, समझना और उसके लिए फिर टारगेट एक्शन करना। जी, तो सर एक मैंने बात ये भी सुनी है कि जब आप गाजियाबाद में थे या जहां भी पोस्टिंग आपकी होती है, आप देर रात को पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं
और लोगों से पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत होगी तो आप 100 नंबर पे जरूर डायल कीजिएगा। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, शायद इससे देश के और पुलिस वाले जो है मोटिवेटेड फील करेंगे। तो इस बारे में सर थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, डायल 100 है, ये पब्लिक के लिए व्यवस्था लागू की गई है। 112 अब ये नंबर हो गया है, तो इमरजेंसी कोई भी सुविधा आपको चाहिए रहती है तो वो आपको अवेलेबल रहती है। जहाँ नाइट पेट्रोलिंग की बात है, ये पुलिस की बेसिक ड्यूटीज में है। आप रात में निकलते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं, तो यू गेट अ ग्रिप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आपको मालूम चलता है कहाँ क्या चल रहा है, आपके स्टाफ कितने सक्रिय हैं और किस क्षेत्र में किस तरीके की समस्या है। प्लस एक पब्लिक बहुत अच्छा मैसेज करता है, लोगों में सुरक्षा का भाव होता है। ये दोनों जो कि पब्लिक के इमरजेंसी के लिए उन गाड़ियों देश के छेड़खानी अक्टूबर को चल रहा है। निकल रही है सुबह शाम, दोपहर और शाम, ताकि जो क्षेत्र में उनका का भाव उत्पन्न रखे। इससे लोगों पे ये बताना, लोगों को जानकारी लॉज क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या है लॉज के। टेक्निकली अगर 18 साल की नीचे से 18 साल से कम की लड़की से कोई संबंध बना रहा है तो वो लोगों को इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि टेक्निकल क्या है। बहुत से ऐसे केसेस रहते हैं, प्रेम प्रसंग रहते हैं, जिनमें बाद में इत्यादि की धारा बढ़ती है। तो ये अगर लोग इस बात की जानकारी ले तो स्कूल कॉलेज के माध्यम से हम लोग इस बात का प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। साथ ही पोस्टर बैनर्स भी लगवाए जा रहे हैं, जिनमें की महिलाओं के सुविधा के लिए जो कोई भी व्यवस्था की गई है, चाहे वो एंटी रोमियो हो, चाहे वो 112 हो, चाहे वो हेल्पलाइन हो, अधिक से अधिक प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा एक पे लेटर बॉक्स करके व्यवस्था यहाँ रायबरेली में शुरू की गई है, जो कि स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट में एक लेटर बॉक्सेस लगेंगे, जिसमें कोई भी गुमनाम प्रार्थना पत्र दे सकता है, जिसकी जांच पाई जाएगी। कोई बहुत सी ऐसी महिलाएं रहती जो सामने आके नहीं बोलना चाहते, वो
गुमनाम प्रार्थना पत्र उस लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हमारी टीम एप्लीकेशन आया रहेगा, उसमें जो विवाद है उसका रिजर्व कराया जाएगा। जी। तो सर आप एक क्या कम्युनिकेशन फैक्टर पर आप ये चीज समझते हैं कि अगर सरकार या फिर वहां का लोकल जो प्रशासन है कोई स्कीम निकालता है या कोई सेफ्टी पॉइंट्स निकालता है महिलाओं के लिए, तो सर कुछ जो पिछड़े वर्ग में रहते हैं, कुछ जहां पर जो बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, उन महिलाओं तक कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाती है कि उस तरह की सेफ्टी स्कीम्स का कैसे इस्तेमाल करना है। तो सर आपको नहीं लगता कि इसमें पुलिस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन महिलाओं तक बताने का, तुम इस तरह की स्कीम्स यूज कर सकते हो और सेफ्टी मेजर्स में तुम लोग आ सकते हो। तो सर उसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, इसके लिए जैसा मैंने बताया, और अभी एक ऑपरेशन शक्ति के पूरे प्रदेश भर में बेहद स्तर पे चलाया जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन पे ध्यान देकर साथ ही साथ जैसे बताया ट्रायल और इन तरीकों को दिया जाएगा। ऑपरेशन शक्ति का मेन ही यही है कि महिला सुरक्षा और बढ़ाई जा सके और लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न किया जा सके। इसके लिए इसका प्रचार प्रसार, प्रावधानों का या फिर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है उन चीजों का प्रचार प्रसार करना, लोगों को एंगेज करना और ये जागरूकता आवश्यक है। और सभी अपने घर में जो भी बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको भी इस बात के बारे में जानकारी दें, उनको और उनको और सेंसिटाइज करें। तो सर अब जैसे कि आपको पता है कि कोरोना काल आ गया और ये ऐसी महामारी है जो कि बार बार नहीं आती है, तो आप प्रशासन मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो ऑलमोस्ट प्रशासन के ऊपर ही होती है, आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर ही होती है। तो सर आपने उसको कैसे हैंडल किया और किस किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए ड्यूरिंग द लॉकडाउन? लोगों को कैसे समझाया, क्या क्या तरीके अपनाए लोगों को बात बनाने, क्योंकि लोग सर थोड़ी जिद्दी थे कोरोना लॉकडाउन में, वो घर में नहीं रहते थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे। तो सर आपने तब उनको समझाने के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए, क्या क्या स्टेप्स उठाए, वो थोड़ा सर हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तब था जब मूवमेंट हो रही थी लोगों की, लोग अपने घर वापस लौट रहे थे, तो उस समय इंश्योर करना कि उनका सेफ पैसेज हो, उनको खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो। इस संबंध में पूरे यूपी में आपने देखा होगा कि हर जिले में बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई और सभी लोगों को खाना पहुंचाया गया, जिनको की आवश्यकता थी उपलब्ध कराया गया। और उसके बाद तो बहुत सारे लोगों को स्वतः पालन और अनुभव जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है तो सावधानी अनुभव करने की जरूरत और हाथ धोते हैं। तो इन चीजों का रैली में अलग अलग मुख्य चुनावी एक साथ आए, उन्होंने अपने परिवारजनों को, दोस्तों, यारों को प्रेरित करेंगे इस तरीके से हम ये अवेयरनेस और फैला ये सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट मुख्य बाजारों में, चौराहों पे इन सब के माध्यम से पालन कराएंगे। तो सर बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, बीइंग एन सीनियर ऑफिसर, क्या हम ये नहीं कह सकते कि जब भी आप एक जगह पे जाते हो वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट में या कोई भी डिपार्टमेंट में किस लेवल पर करप्शन है, कोई भी अगर हम गुंडे की बात करें या किसी की बात करें तो उस लेवल का करप्शन जो है हमको कभी कभी डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। तो सर उस लेवल पर एक आईपीएस ऑफिसर क्या करता है और उसको आगे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, वो सर एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? देखिए, इसमें लॉ के प्रोविजंस बिल्कुल क्लियर हैं और इसमें कहीं कोई संदेह की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि करप्शन में बिल्कुल आप क्लियर कट एफआईआर कराएंगे और केस दर्ज कराते हुए उसकी विवेचना करवाएंगे और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये मैसेज डाउन द लाइन जाना बिल्कुल क्लियर है। कहीं भी ऐसे केस उसके विरुद्ध विभाग की कार्रवाई और जो लीगल सारे के सारे किए जाते हैं। मैसेज हर डिपार्टमेंट में करप्शन अब्यूजिव हो। तो सर एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे लोगों को
जो लोग समझते हैं कि पुलिस उनकी दुश्मन है, पुलिस हमेशा उनके साथ गलत बर्ताव करती है, लेकिन असल में हम पत्रकार भी ये समझते हैं कि पुलिस बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए है। लेकिन लोगों के दिमाग में एक शायद गलतफहमी है। तो सर उन लोगों के लिए एक बड़ा-सा मैसेज अगर आप उन लोगों के लिए दे दें, ताकि उनके दिमाग में कन्फ्यूजन सा क्लियर हो जाए कि पुलिस अगर सख्ताई करती है तो आपके भले के लिए करती है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्योंकि पुलिस इन्फोर्सिंग आर्म ऑफ द स्टेट रहती है, लॉज को इन्फोर्स कुछ सख्त करनी पड़ती है, जिसके चलते कई बार पब्लिक में ये मैसेज आता है कि की जा रही है। हालांकि सिंपल प्रोविजन रहता है, जैसे कोई चालान किया जाता है तो उसके अंदर नहीं जाता है जो मेरा चालान हो गया। ये इसलिए भी होता है कि पब्लिक सेंटिमेंट इस तरीके का है कि लोग वायलेशन करना और उसमें बच जाने में अपनी इज्जत महसूस करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप वायलेट किसी चीज को कर रहे हैं या लॉ करके आपसे कि बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा व्यक्ति हमने थोड़ा आगे रहेगा। दूसरा कि कई चीजें करते आती है पुलिस पर, आप देखेंगे बहुत रॉन्ग जी चीजें उस दिन और ये 50 लोग आए तो आप उसमें से 36 पेंडिंग रह जा रहे तो हर काम करते रहते हैं, बट वो उन 20 लोगों को ये लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है। तो थोड़ा ये ओवरवर्क के चलते, ओवरबर्डन के चलते जो लोग पुलिस साथ रह के देखते हैं, जिन्होंने वर्किंग देखी है पुलिस की, जो केसेस में उनके साथ लगे रहते हैं, तो मालूम है कि ये विभाग कितना मेहनत करता है।